Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट अभी तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में दो किंगडम के बारे में अभी तक पढ़ लिया हमने। उसमें हमने क्या किसके बारे में पढ़ा? एक तो पढ़ा आपने किंगडम, एक आपने देखा किंगडम मोनेरा, और उसके बाद जो हमने सेकंड किंगडम देखा था वो आपका था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम मोनेरा में हमने क्या देखा? किंगडम मोनेरा में हमने देखा कि क्या होते हैं आर्की बैक्टीरिया, क्या होते हैं यू बैक्टीरिया, क्या होते हैं आपके माइक्रोप्लाज्म। इसी तरह से किंगडम प्रोटिस्टा में हमने देखा कि क्या होते हैं डायनोफ्लैजिलेट, क्या होते हैं क्राइसोफाइट, क्या होते हैं यूग्लिनॉइड, प्रोटोजोन, स्लाइमोड। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जाके फिर से एक बार लेक्चर को वहाँ पे जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उस लेक्चर को जाके एक बार देख लें। जो आपकी कंफ्यूजन है, आई होप कि जितनी भी डाउट्स और कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन बन रहा है तो आप वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, कभी भी मौका मिलेगा मैं उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके, तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम के बारे में, जिसका नाम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये किंगडम, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपका बचेगा प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के लिए एक अलग से चैप्टर है और एनिमेलिया के लिए भी एक अलग से चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 वो प्लांटी और एनिमेलिया के लिए। लेकिन इसमें हम डिटेल में फंजाई को देख लेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं सारे एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी गई है हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही नीट और एम्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें आप। ओके, तो किंगडम फंजाई में मैंने अभी तक कुछ बताया तो है नहीं, लेकिन चलो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं माइकोलॉजी से। व्हाट इज माइकोलॉजी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकोलॉजी के बारे में। तो ये माइकोलॉजी क्या होता है? तो माइकोलॉजी मीन्स होता है दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंजाई, किंगडम फंजाई। तो हम किंगडम फंजाई के बारे में अगर स्टडी करें तो उस टाइप के उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ किंगडम फंजाई। तो स्टडी ऑफ किंगडम फंजाई आपका जो है वो माइकोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है इसमें फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको कहते हैं? देखो रेफरेंस बुक में चीज़ें अलग अलग कभी कभी हो जाती है, और जो मैं जो जिस चीज़ को मैंने पढ़ा या फिर जिस बुक को मैंने पढ़ा है तो उसमें पीए मैकेली के बारे में लिखा हुआ था। माइकेली, पीए माइकेली। तो आप इसी को आप देखें, और हो सकता है कभी कभी कुछ रेफरेंस बुक में कुछ चीज़ें अलग भी मिल जाती है, बट जो आपका एग्जाम में अगर आ भी जाएगा, पूछा भी जाएगा, तो यही आप लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक होती है उसमें पीए माइकेली के बारे में ही लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं ये किंगडम फंजाई क्या है। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी देखा होगा, क्लास 9th में भी आपने किंगडम फंजाई को पढ़ा होगा। जब हमने वहाँ पे पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोडाइवर्सिटी को जब हमने पढ़ा था क्लास 9th में, तो भी थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था। और जब हम क्लास 10th में आए तो हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देखा था। जो आपका ब्रेड मोल्ड्स होता है उनके बारे में, उनमें किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होता है उसके बारे में देखा था। बहुत ज़्यादा डिटेल हमने इससे पहले देखा नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जाके डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, और आई होप के सारे आपकी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है किंगडम फंजाई के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उसमें उसने कुछ उसके ऑर्गेनिज्म में पहला तो आपका एग्रीकस दिया हुआ है उसमें, एग्रीकस। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो उनका इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर वो हार्मफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा उसने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टार्टिंग में। तो आप उसको वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो एग्रीकस जिसको हम मशरूम कहते हैं, आपको पता होगा
मशरूम के बारे में। काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं और ये एडिबल भी हैं, लोग इनको खाते हैं। अच्छी प्राइस में भी मार्केट में ये अवेलेबल होता है और हाईली प्रोटीनियस होते हैं। तो प्रोटीन का इसमें ये प्रोटीन इनरिच होते हैं। तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कभी कभी कि आप अपने फूड में, अपनी डाइट में मशरूम का भी यूज़ करें, तो उससे आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है। काफ़ी यूज़फुल है ये। तो ये मशरूम जो है ये आपका एक एडिबल फंजाई है, आपका एक एडिबल फंजाई है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं उनके अलावा भी बता दूं। जैसे मैं इनका पहले नाम एक बार लिख दे रहा हूँ, फिर हम उनको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ईस्ट है, इसका भी एक काफ़ी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका एक जो पक्सीनिया नाम का एक फंजाई है, उसके बारे में हम देखेंगे। पेनिसिलियम नाम के फंजाई को हम देखेंगे। आपका एग्रिकस हो गया, ईस्ट हो गया, पक्सीनिया हो गया, पेनिसिलियम हो गया। उसके अलावा आप ब्रेड मोल्ड को भी देख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जनरली देखते हैं, इसीलिए मैं इनको लिख दे रहा हूँ। और एनसीईआरटी में भी इनके बारे में मेंशन किया गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कोई चीज़ बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की ही चीज़ है। मैंने पहले ही कहा कि हम एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करेंगे। अगर एक बार आप इस लेक्चर को देख लेंगे, आई होप कि आपका जो एनसीईआरटी की चीज़ें हैं वो आप एक बार पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आने, वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके, तो अब बात करते हैं, मैंने एग्रीकस के बारे में बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्ट के बारे में। तो ईस्ट का कहाँ पे यूज़ होता है? देखो, सबसे पहले तो एक तो इनका यूज़ होता है ब्रेड को बनाने में, एक तो हो जाएगा ब्रेड बनाने में। दूसरा इनका यूज़ होता है, इनका सेकंड यूज़ होता है बेवरेज बनाने में। जो बेवरेजेस आते हैं उनको बनाने में, जो बियर, वाइन और इन सारी चीज़ों को भी बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो पक्सीनिया के बारे में देखते हैं। तो ये एक वाइट रस्ट होता है। दिस इज द रस्ट ऑफ वीट। तो ये वीट आप देखेंगे गेहूं के खेतों में देखेंगे कभी कभी जाके, तो उनपे ब्लैक कलर के उस पर ढेर सारे धब्बे दिखाई दे देते हैं। वो एक्चुअली फंजाई होते हैं। जो धब्बे होते हैं वो फंजाई होते हैं, उस पर रस्ट लग जाता है। आप हाथ लगाएंगे तो वो ब्लैक ब्लैक कलर के आपके हाथों पे भी आ जाएंगे। तो वो पक्सीनिया होता है, जो एक हार्मफुल डिजीज़ है, प्लांट की डिजीज़ है। तो ये वीट रस्ट इनको कह सकते हैं, वीट रस्ट। उसके बाद बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फंजाई है जिसका नाम पेनिसिलियम है। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, आज ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से होते हुए आ रहा है। कभी उसने वॉर को देखा, कभी पेंडेमिक को देखा। आज पेंडेमिक चल रही है, जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है। तो वार के टाइम पे लोग चोट लग जाती थी थोड़ा से, वो एक जो इंजरी होती थी वो उनके डेथ का रीज़न बन जाता था कभी कभी। तो पहली बार, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आपने नाम सुना होगा। ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी चल रहा था, उसी टाइम की बात है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया था कि पेनिसिलियम की, जैसे पेनिसिलियम एक जीनस है, फंजाई का एक जीनस है, उसमें से एक जीनस, उसका एक स्पीसीज है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो बहुत ही यूजफुल उस टाइम हुआ, क्योंकि इससे उसने क्या बनाया, एंटीबायोटिक को बनाया। दिस वाज द फर्स्ट पेनिसिलियम नोटेटम से जो एंटीबायोटिक बनी थी, जिसका नाम पेनिसिलिन था, वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी और उससे लाखों लोगों की जानें अब तक बच चुकी है। आज भी मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है वो अवेलेबल हैं। बहुत सारी जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, सबसे अच्छा फाइट करती है बैक्टीरियल डिजीज़ से हमारी एंटीबायोटिक, वो कहाँ से आपको मिला, पेनिसिलियम से मिला। तो इम्पोर्टेंट्स आप समझिए, यहाँ पे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेड मोल्ड्स के बारे में देखते हैं। ब्रेड मोल्ड्स आपने देखा होगा, एक दिन आपने उनको किसी मॉइस्ट एरिया में रख दिया, किसी मॉइस्ट प्लेस पे रख दिया, आपने उसे किसी खास जगह पे रखा नहीं, तो वो क्या होते हैं, उन पे वो रस्ट लग जाता है, उन पे वो आपके ये जो ब्रेड मोल्ड्स हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम म्यूकर कहते हैं। ओके, तो ये दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका ब्रेड मोल्ड्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम्पल में दी गई हैं, किसमें, आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही दिया गया। आप उनको एक बार देखें, उनको समझें, क्योंकि
किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट किया जाता है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहाँ पे ज़रूर रहता है, उसके बारे में बताया जाता है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर में, तो मैंने एक डिटेल में बता दिया कि किंगडम मुनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया और एनिमेलिया को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब उनको हम धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, अब उसको हमने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, अलग अलग किंगडम को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। स्टार्ट हमने किंगडम मुनरा से किया, प्रोटिस्टा से किया, अब हम बात कर रहे हैं फंजाई के बारे में। ओके, अब फंजाई के हम डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, हम उनके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनके हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, उनके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनकी सेल वॉल के बारे में हमें बात करनी है, सेल वॉल के बारे में बात करनी है, और इसमें और क्या हो सकता है, इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें पहले हम देखेंगे, उसके बाद इनका फिर से क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है, कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 2 3 4 पार्ट जो भी आप इसको देखेंगे, मैं फर्दर लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि एक लेक्चर में इसे कवर करना बड़ा ही मुश्किल है। तो हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि जब हम क्लास 12th में जाएं तो हमारे लिए, या फिर उसके फर्दर क्लासेस में जाएं, तो हमारा बैकग्राउंड जो है ना, वो जो हमारा जो बेसिक है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहे, और हमारे लिए कोई भी कंपटीशन ज़्यादा टफ ना हो उस टाइम। ओके, तो मैं इनको एक बार इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे इनको फिर समझाने की कोशिश। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इनके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, हैबिटेट ऑफ किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के हम हैबिटेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके हैबिटेट के बारे में एक वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कॉस्मोपॉलिटन। दीज आर कॉस्मोपॉलिटन्स। तो अब ये कॉस्मोपॉलिटन्स होते क्या है, एक बार एक स्टूडेंट ने, कामरान अली नाम का एक स्टूडेंट था, उसने हमसे पूछा भी था इसके बारे में कि सर वो कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने शायद किसी चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया है। उसमें किंगडम मुनरा को जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने उसे एक्सप्लेन किया था कि कॉस्मोपॉलिटन क्या होते हैं, बट एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनमें डाइवर्सिटी होती है, जिनके हैबिटेट में डाइवर्सिटी होती है, वो ऑलमोस्ट सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो उनको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। मतलब आपका ये सॉइल में पाया जाता है, ओके, एयर में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी जगहों पे ये पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, मींस ग्रेट डाइवर्सिटी यहाँ पे देखी जाती है इनके हैबिटेट में। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो कॉस्मोपॉलिटन वाली चीज़ है ये समझ में आ जाएगी। अब इस वर्ड को जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए कि कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स, ऑलमोस्ट फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट। तो उसके बारे में है। ओके, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ओके, हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट इनका होता है। देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस से बनी होती है। अब आप कहेंगे ये थैलस क्या होता है? देखो, थैलस जो वर्ड है इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। थैलस का मतलब होता है those structure or that structure which cannot be differentiated, that structure of the plant which cannot be differentiated into stem, leaf and root। तो वो स्ट्रक्चर जो स्टेम, लीफ एंड रूट में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, या उनमें उनको आप अलग नहीं कर सकते, आप देख के पहचान नहीं सकते कि ये स्टेम है, ये रूट है, ये लीफ है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को हम थैलस कहते हैं। तो इनमें भी एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो जिसका शेप जो होता है वो थ्रेड की तरह से, थ्रेड और सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होता है, जिसको हम कहते हैं हाइफी। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हाइफी। ओके, तो ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, हाइफी हम उसको कह रहे हैं। अब हाइफी ये जैसे होते हैं ना हाइफी, अब मैंने ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया, सिंगल ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, ये इस तरह से। अब इससे आप देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि ये क्या है, लीफ है, रूट है, स्टेम है, तो इसी को हम थैलस कहेंगे।
और ये एक्चुअली क्या होते हैं, इसी को हम हाइफी कहते हैं। अब ढेर सारे जो हाइफी होते हैं ना, क्योंकि जो फंजाई होते हैं वो ढेर सारे हाइफी से मिलके बने होते हैं, और वो सारे हाइफी आपस में जुड़ के आपस में गुथ के क्या बनाती हैं, एक वेव बनाती है, एक जाल की तरह से बना लेती है। यही सारे ऐसे ऊपर नीचे सारे इस तरह से इधर से कई जगहों से ये मिलके साथ में मिलके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। तो आपस में गुथ के ये क्या बनाते हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। तो ये हो गया आपका हाइफी। हाइफी आप समझ में आ गया। ये थैलस स्ट्रक्चर होता है किसका, एक फंजाई का स्ट्रक्चर है, जो थैलस वाला स्ट्रक्चर है वो आपका हाइफी है। लेट मी इरेज दिस स्ट्रक्चर। तो अब इनके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइफी देख लेते हैं। ओके, जो अगर हम मान लेते हैं, अगर उसके पहले एक समझ लेते हैं, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक एग्रीकस का स्ट्रक्चर बना दिया, अगर एक एग्रीकस का ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसमें जो हाइफी होते हैं वो इस तरह से पाए जाते हैं। एक हाइफी है, दूसरा हाइफी, तीसरा, चौथा। तो पूरा का पूरा इस तरह से ये सारे हाइफी आपस में इस तरह से गुथे होते हैं। कई ढेर सारे हाइफी होते हैं। ओके, पूरे सारे के सारे आपस में इस तरह से गुथ के क्या बनाते हैं, तो ये मान लेते हैं सिंगल हाइफी है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, माइसेलियम कहलाएगा। तो माइसेलियम और हाइफी ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, किंगडम फंजाई की। तो किंगडम फंजाई में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब अगर हम हाइफी के बारे में बात करें, तो जो हाइफी होता है, ये होते हैं एक्चुअली दो टाइप के। हाइफी जो आपके होते हैं, ये होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं इस तरीके से, मैं एक हाइफी को बना दे रहा हूँ, ब्रांच्ड हाइफी यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये समझ लेते हैं एक हाइफी सिंगल हाइफी है। अब एक हाइफी तो इस तरीके का हो गया, और एक हाइफी इस तरीके से होता है। एक तो ये सिंगल हाइफी हो गया। अब इसी को मैं एक अलग तरीके से बना दे रहा हूं। यहाँ पे इस पे मैंने जगह जगह पे क्रॉस वॉल बना दी, क्रॉस वॉल होगी। तो इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले वाले में कोई क्रॉस वॉल नहीं था। मैं भी इसे एक अलग से मैं बना देता हूँ, तो वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एक ही में बनाना थोड़ा से समझने में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये एक हाइफी है जिसमें क्रॉस वॉल नहीं पाई जा रही, और ये हाइफी है जिसमें क्रॉस वॉल पाई जा रही है। तो इसमें क्रॉस वॉल नहीं पाई जा रही, इसमें कोई इसमें आपका जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, मींस यहाँ पे कई न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कई न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, जगह जगह पे न्यूक्लियस देखने को मिलती है। ये सेपरेट नहीं होते सारे न्यूक्लियस। इस ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की तरह से होता है। ये मल्टी सेलुलर हो गया क्योंकि इसमें क्रॉस वॉल पाई जा रही है, सिंगल सेल। तो इनमें ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, ये यूनी न्यूक्लिएटेड हो गया, यूनी न्यूक्लिएटेड है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, तो एक तो हो गया आपका यूनी न्यूक्लिएटेड हो गया, एक हो गया आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, एक आपका है जिसमें आपका क्रॉस वॉल देखी जाती है। इसमें आपकी क्रॉस वॉल दिख रही है, यहाँ पे इसमें आपकी क्रॉस वॉल एब्सेंट क्रॉस वॉल, तो एक में क्रॉस वॉल एब्सेंट होती है। ओके, तो हाइफी को हमने दो पार्ट में इसके बेस पे डिवाइड कर दिया। क्रॉस वॉल के प्रेजेंस एंड एब्सेंस पे हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी क्रॉस वॉल को हम सेप्टा भी कहते हैं, इनको हम सेप्टा भी कहते हैं। तो इसीलिए हाइफी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका हो जाएगा सेप्टेट, एंड एक आपका हो जाएगा एसेप्टेट।
तो एक सेप्टेट हो जाएगा और एक सेप्टेट हाइफी और एक एसेप्टेट हाइफी। और एसेप्टेट हाइफी को सिनोसिटिक भी कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफी भी कहा जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या होता है सेप्टेट हाइफी, क्या होता है एसेप्टेट हाइफी। अगर आप इनको माइसीलियम के बारे में समझना चाहेंगे तो माइसीलियम जो होते हैं, जो माइसीलियम आपके होते हैं वो आप उसमें देखेंगे तो माइसीलियम को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वही सेप्टेट एंड एसेप्टेट माइसीलियम में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका जो ये जो सेप्टा होता है, जो सेप्टेट जो क्रॉस वॉल जो होती है वो आपकी बनी होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन। तो ये काइटिन जो होता है आपका ये ग्लूकोसामाइन वाला जो काइटिन होता है ये थोड़ा से अलग होता है बाकी जो प्लांट में पाया जाता है, या फिर अगर हम बात करें एनिमल में, सॉरी नॉट प्लांट, एनिमल में जो पाया जाता है। अगर आप कुछ एनिमल के एक्सोस्केलेटन को देखें, बाहर के उनके बाह्य त्वचा को देखें, बाह्य कवर जो उनकी एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है, एक्सोस्केलेटन जो बाहर का स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। अगर आप देखें आर्थ्रोपोडा, स्पेशली आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम कॉकरोच के बारे में बात करें तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। बट ये उनका काइटिन जो होता है ये थोड़ा से उससे अलग होता है, बट होता है काइटिन। तो ये चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लें। तो हाइफी आपके दो हो जाएंगे, सेप्टेट हो जाएंगे एंड एसेप्टेट हो जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल अगर आप एसेप्टेट का देखेंगे तो ये आपका म्यूकस एंड म्यूकस आपका हो जाएगा, म्यूकर जो आपका है तो वो आपका म्यूकर जो होता है वो एसेप्टेट में आता है। बाकी आपका जो मशरूम है वो सेप्टेट में आएगा। मशरूम में आपका क्रॉस वॉल देखने को मिलती है, मशरूम हो गया और भी बहुत सारे हैं उसमें आपकी क्रॉस वॉल देखने को मिल जाएगी। ओके, ये तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी। तो पहले हमने बात की उनके हैबिटेट के बारे में, नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो वेरी करता है। अब इनमें जो न्यूट्रिशन का जो मोड है वो डिफरेंट टाइप का होता है। चलो इसको हम समझ लेते हैं यहीं पे। आई होप को आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जो न्यूट्रिशन है वो आपका एक तो हो जाएगा सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइटिक। सेकंड आपका हो जाएगा इसमें पैरासाइटिक, और जो लास्ट वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपका है कि सैप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया। लास्ट वाला जो होता है वो होता है सिम्बायोटिक। ओके, तो सिम्बायोटिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सिम्बायोटिक। तो ये हो गया सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड द थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। अब इनका अगर इनको समझना चाहे, सैप्रोफाइटिक का मतलब आप जानते हैं जो रॉटन थिंग जो होती है, जो सड़ी गली चीजें होती है उनसे फूड को लेते हैं। ये क्या करते हैं कि इनकी बॉडी में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं। ये किसी भी जगह पे, ठीक है, किसी भी जगह पे रहते हैं। जैसे ये बहुत ही अच्छे डिकम्पोजर होते हैं, ये बहुत ही अच्छे डिकम्पोजर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे कोई एक स्टेम है वो सूख गई, एक टहनी है सूख के गिर गई। अब क्या करते हैं, वहां पे क्या आके लग जाते हैं, वहां पे आके फंजाई लग जाते हैं, कुछ फंजाई होते हैं वहां पे आके लग जाते हैं। और वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो उस एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। वो क्या करेंगे, कुछ एंजाइम को सिक्रीट करेंगे और उस एंजाइम से क्या होगा कि वो एंजाइम डाइजेस्ट कर देता है। किसको डाइजेस्ट कर देता है, वो जो आपके जो सूखे हुए स्टेम था, वो जो आपका ड्राई स्टेम था, उसको वो क्या करता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। जब उसको डाइजेस्ट कर देगा तो जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनका, जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव नेचर का भी होता है। तो ये इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया पैरासाइट के बारे में, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक जैसे होता है ना कि आपका मस्टर्ड, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, एक डिजीज है व्हाइट स्पॉट
ऑन मस्टर्ड। तो मस्टर्ड जो होता है उस पर वाइट स्पॉट देखने को मिलता है। ओके, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक फंजाई है, और वो फंजाई होता है पैरासाइटिक, उसी के ऊपर रहता है। उनको डिस्ट्रॉय तो नहीं करता, बट उनसे फूड को एब्जॉर्ब करता रहता है। एब्जॉर्बिंग नेचर के होते हैं। उसी तरह से सिम्बायोटिक जो होते हैं, सिम्बायोटिक जो आपके हैं वो सिम्बायोटिक का मतलब सिम मीन्स टुगेदर एंड बायो मीन्स लाइफ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके साथ, फॉर एग्जांपल जैसे लाइकेन, लाइकेन जो होता है ये कॉम्बिनेशन है किसका? प्लांट्स एंड फंजाई का, मीन्स फंजाई प्लस प्लांटी का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो ये फंजाई क्या करते हैं, इस प्लांट के साथ जुड़ जाते हैं, वाटर कंडक्शन में वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और फूड बनाते हैं। मीन्स ये सिम्बायोटिक होते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, तो ये इनके साथ मिल जाते हैं, इस प्लांट के साथ, ग्रीन प्लांट के साथ मिल जाते हैं और उनसे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से बड़े जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन, उनके रूट पे रहते हैं और उनके रूट में रह के उनके वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो इसको कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा माइकोराइजा होता क्या है। तो माइकोराइजा क्या है? माइको मीन्स आपका फंजाई, राइजा मीन्स रूट। ये प्लांटी का रूट है, ग्रीन प्लांट का रूट है। तो जो डेवलप ग्रीन प्लांटी के जो रूट होते हैं उनके साथ जो फंजाई लगे होते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को माइकोराइजा कहा जाता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। वो जो लाइट है वो बंद हो गई है। आप लोग अच्छे से इनकी स्टडी कर लें। कहीं पे कंफ्यूजन है आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस टाइम पेंडेमिक का दौर चल रहा है, सारे लोग अपना ख्याल रखें। कोई भी प्रॉब्लम है डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।